हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियमों के अनुप्रयोग। गॉस के नियमों के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। जो गॉस के नियमों का अनुप्रयोग था वो 5 प्रकार का था, यानी इंटरमीडिएट, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक इत्यादि में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस का नियम। तो गॉस के नियमों की व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। गॉस के नियम तो हमने पढ़ाया था, लेकिन इसके बाद गॉस का जो रूल था वो 5 प्रकार का होता है। इसमें से मैंने दूसरा टॉपिक, यानी पहला टॉपिक गॉस का नियम, दूसरा टॉपिक गॉस के नियमों का अनुप्रयोग में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से इसका दूसरा टॉपिक जो है गॉस के नियमों का अनुप्रयोग का, उसको हम आज इस चैप्टर में या इस हिंट में हम इसकी विवेचना करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे विस्तार पूर्वक। इस वीडियो को अंत तक देखकर बने रहिए ताकि आपको कहीं पर गॉस के नियमों के अनुप्रयोग में परेशानी होती है तो इस वीडियो से आसानी पूर्वक आप सफलता पा सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर जो ये वीडियो ऑलरेडी आप लोग हमारा क्लियरली रूप से देखते हो तो 95% दावा करता हूं कि कोई आपको फेल नहीं कर सकता, पास हो सकते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है। आज इस पर्व के उपलब्धि में हम यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि जिससे आपके भाई बहन बंधुओं का प्यार ऑलरेडी बना रहे। हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है आप लोगों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम ज़्यादा न समय लेते हुए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं कि गॉस के नियमों का अनुप्रयोग क्या होता है। हेडिंग क्या है हम लोगों का कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब ये हेडिंग किस अनुसार बोला है कि अनंत विस्तार का कोई अनंत साइज का कोई चद्दर होगा, उस चद्दर पर आवेश होंगे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल्पना करना है। लेकिन वो चादर कैसा होगा? अचालक होगा, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं शीशा हो सकता है या लकड़ी हो सकता है, तो वो अचालक चादर है और उस पे आवेश है। उस आवेश के कारण उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या करेंगे। अब इंग्लिश में कैसे लिखा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, ऐसा होता है। यानी बोला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एंड इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इसके बारे में अब मानते हैं, हम मान करके कल्पना करते हैं कि इस हेडिंग के अनुसार हम कल्पना करते हैं, मान लेते हैं, माना कि अनंत विस्तार का कोई आवेशित अचालक चादर, माना कि यह क्या है? अनंत विस्तार का कोई आवेशित अचालक चादर है जिस पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है, जिस पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है। इन पर उपस्थित आवेश क्या है बाबू? प्लस क्यू है। और इस शीट की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या है? सिग्मा है। यानी सिग्मा किनको व्यक्त करता है बाबू? इस शीट के घनत्व को। और यह किसको व्यक्त करता है? प्लस क्यू, आवेश को व्यक्त करता है। अब हमने कल्पना क्या किया है कि एक गॉसियन बेलन की कल्पना किया है। इस गॉसियन बेलन की जो कल्पना हुई है, मान लेते हैं कि इस गॉसियन बेलन की जो प्रारंभिक पृष्ठ है वह P डैश है और जो सेकेंडरी पृष्ठ है वह क्या है? P है। अब हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी पृष्ठ पर अगर जो आवेश होता है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या या उत्पत्ति होती है कि आवेश के कारण इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उत्सर्जन होता है और इसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो थ्योरी कैसे समझना है? ऐसे मान लेते हैं, माना कि अनंत विस्तार का कोई एक आवेशित गॉसियन पृष्ठ, आवेशित अचालक गॉसियन पृष्ठ है, एक शीट है जिस पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है। इन पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू है। इस शीट की घनत्व कितना है? सिग्मा है। इस शीट का घनत्व सिग्मा है। अब देखना क्या है कि आगे किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। और इस पूरे पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? A है। और इस आवेश के कारण मिलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है?
ए है। अब हम ये मान रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट एरिया है, छोटा है, छोटे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बाबू? हम मान लेते हैं कि डी ई, ऐसे मान सकते। देखो पहले समझिएगा कि कोई भी गासियन पृष्ठ बनता है तो छोटे छोटे अवयवी कणों के द्वारा मिल करके बनता है। तो एक छोटे अवयवी कण के क्षेत्रफल में यानी डीए क्षेत्रफल में कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा? ए ही रहेगा। यानी प्रत्येक पार्टिकल में आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो व्याख्या होती है वो ऑलरेडी सभी जगहों पर सेम होती है। बात समझिए फिर से कि कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सभी पार्टिकलों पर एक समान होती है। किसके कारण होती है बाबू? आवेश के कारण। अब हम मान लेते हैं कि उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का उस गासियन पृष्ठ के छोटे अवयवी कण का जो क्षेत्रफल है या छोटे बेलन का जो क्षेत्रफल है कितना है? डी है, और उसमें मिलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? ए है। अब यहां से हम कल्पना करते हैं कि इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि आगे क्या होगा। आशा करता हूं कि इतना बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। तो डेरिवेशन करते हैं। देखो एक पार्ट यह हो गया विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए और दूसरा का पार्ट यह हो गया यानी बेलन का। दूसरा का पार्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया कि संपूर्ण गासियन बेलन की जो एरिया है ए है और छोटे क्षेत्रफल कितने हैं? डी हैं, जिसमें मिलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। अब छोटे छोटे से बड़े पदार्थ का निर्माण होता है तो छोटे छोटे क्षेत्रफल से पूरे गासियन पृष्ठ का निर्माण होगा, पूरे गासियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का निर्माण होगा। यानी जैसे छोटे छोटा अवयवी कण होता है उसी से किसी परमाणु का किसी पदार्थ का निर्माण होता है, वही से छोटे छोटे एरिया से मिलकर के एक गासियन बेलन का निर्माण हुआ होगा। तो हम उस गासियन बेलन के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्याख्या करेंगे इंटीग्रल करके। तो देखो ऐसे हम लोग पढ़े, ऐसे हमें ज्ञात, यहां से हमें ज्ञात है कि देखो वो हमें ज्ञात है कि ऐसे गासियन बेलन का पहले ऐसे जानेंगे कि गासियन घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। फार्मूला हमें ज्ञात है कि घनत्व बराबर फार्मूला घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। ये बात याद रखे रहिएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। अब घनत्व को किससे डिनोटेड किए हैं बाबू? सिग्मा से। तो आवेश को किससे डिनोटेड किए हैं, दर्शाए हैं? क्यू से। और क्षेत्रफल को किससे व्यक्त किए हैं? ए से। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लो, सिग्मा गुणे ए हो जाएगा, या कर देंगे क्यू बराबर कितना हो जाएगा बाबू? सिग्मा डॉट ए। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे? 1। यानी जहां पर क्यू क्या होगा? आवेश होगा। सिग्मा क्या होगा? उस पूरे सीट की घनत्व होगी, और ए क्या होगा? उस पूरे सीट की एरिया होगी। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। ऐसे लिखते हैं, अतः ऐसे अतः गासियन बेलन के लिए, गासियन बेलन पर उपस्थित आवेश के कारण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए हम कहे हैं कि आवेश होता है, आवेश से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, और जहां क्षेत्र रेखाएं होती हैं विद्युत फ्लक्स का निर्माण करती हैं। वो विद्युत फ्लक्स क्या है बाबू? हमने मान लिया, माना कि एक इस गासियन बेलन के द्वारा पूरा विद्युत फ्लक्स कितना है? फाई ए है। विद्युत फ्लक्स कितना है? फाई ए है। यानी के लिए अब लिख देते हैं यहाँ पे, ये छोटा एरिया होगा तो छोटा विद्युत फ्लक्स होगा, ये क्या होगा बाबू? डी फाई ए। अब बड़ा एरिया रहेगा तो बड़ा विद्युत फ्लक्स होगा, फाई ए। जैसे छोटा कण है, छोटा यानी उस पर आवेश संपूर्ण रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण रहेगी, बट एरिया कम रहेगी। तो एरिया कम होने के कारण उसका विद्युत फ्लक्स छोटा होगा, और जब पूरा एरिया लेंगे तो उसका विद्युत फ्लक्स पूरा के लिए फाई हो जाएगा, और छोटे के लिए डी फाई लिख देंगे। तब देखो अब ऐसे लिखेंगे, अतः फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर एक बेलन के यानी एक पृष्ठ, बेलन के एक पृष्ठ के इधर और बेलन के एक पृष्ठ का उधर, दोनों का योग कर दो। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू ई डॉट डी ए।
अब प्लस इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देखिएगा बाबू, हम ए लिखे हैं यानी संपूर्ण एरिया की बात कहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू ई डॉट डी ए। अब सोचना क्या है, पी डैश और पी पर उपस्थित जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनके लिए व्याख्या करते हैं। तो देखो अब जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद से यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग पार्ट हट जाएगा। देखो या करके ऐसे लिखिएगा कि इंटीग्रेटिंग ऑफ डी फाई ई इक्वल, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन नहीं होगा, केवल डी ए का समाकलन होगा। तो ऐसे लिख देंगे यानी ई डॉट इंटीग्रेटिंग ऑफ ई इंटू डी ए, प्लस ई को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेटिंग ऑफ ए इंटू डी ए। अब देखो जब इंटीग्रेशन का प्रतीक हटाएंगे तो आप समझिएगा इंटीग्रेटिंग ऑफ ए इंटू डी ए की जो वैल्यू होगी वह कितना होगा, ए होगा। अब इसमें इंटीग्रेटिंग हटा देंगे, डी इंटीग्रेटिंग हट जाएगा, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। अब कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2EA। इनको समीकरण नंबर कितना मान लीजिएगा, 2। इनको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इनको समीकरण नंबर 1 और इनको समीकरण नंबर 2। अब समझते हैं, अतः लिखते हैं, अतः अब ऐसे लिखते हैं, अतः अब गॉस के नियम से, गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम क्या है बाबू, गॉस के नियम से ऐसे देखो तो गॉस के नियमानुसार या गॉस के नियम से हमें ज्ञात है ऐसे कि फाई ई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3। इनको समीकरण नंबर 2, इनको समीकरण नंबर 3, इनको समीकरण नंबर 1, ऐसा माने। अब देखो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से ऐसे लिखते हैं, यहां से लिख देते हैं कि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। अब देखो अब इतना थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, यहां 8 जाएगा। समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 कौन है, फाई ई है, देखना बाबू ध्यान से, फाई ई बराबर कितना है हो, 2EA। अब बराबर है, देखा फिर हो कि फाई ई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन 0। अब भाई देखा फाई कट गया, अब आगे का होई 2EA बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन 0 हो गई, इतना बात। अब यहां से देखा पूछले कौन चीज, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, इस गासियन यानी आवेश रहेगा और आवेश के कारण इस पूरे सीट पर या इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही पूछा। तो ई कौन चीज होगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। अब हे के हो ही ले जा पलटिदा, देखा ई बराबर कितना हो जाए, क्यू बटे 2A नीचे कैदा 2A इंटू इप्सिलॉन 0 होगा। ए के समीकरण नंबर कितना मान लिया, 4 लिख दे हला। अब आगे कहती समीकरण 1 से देखा क्यू है और समीकरण 4 में क्यू है, लिख दो समीकरण 1 से क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, ऐसे लिख दो समीकरण 1 से क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख देंगे। जब समीकरण 4 में रखेंगे तब हम अगले पार्ट में का पा जाएंगे बाबू, यही देखिए ध्यान से, यही देख लिया तो नहीं हो जाए, एकदम फाइनल हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं रही। ई बराबर क्यू का मान कितना है, सिग्मा डॉट ए बटे 2A इप्सिलॉन 0, 2A इप्सिलॉन 0। अब भाई देखा ए से ए कट गई, अब बचल कौन सी, ई बराबर सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन 0। इस समीकरण ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हम अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना का समीकरण या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की समीकरण कहते हैं। देखो अबू इसमें कहा क्या गया है, इसमें आर त्रिज्या रेडियस नहीं दिखलाया गया है, रेडियस नहीं आया, आर की वैल्यू नहीं आई है, आर नहीं आया है। जब आर नहीं आया है तो कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस तल के का होगा, लंबवत होगा, और सभी जगहों पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो एक समान होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा आवेश के कारण सभी जगहों पर एक समान होगी, बट इस क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा या अभिलंबवत होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं,
घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल क्यू बटे ए, यानी सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। समीकरण नंबर 1, यहां से हम एक तरफ और ये दूसरे के तरफ का ऐड कर दिए। ऐड करने पर पूरा बेलन का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फ्लक्स बना लिया। तो देखो इंटीग्रेटिंग डी फाई ई बराबर इंटीग्रेटिंग, अब यानी इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद से समाकलन किए, समाकलन करने के बाद ऐड किए, ऐड करने के बाद फाई बराबर 2EA प्राप्त हुआ। समीकरण 2 माने हमें गास का नियम पता है कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। समीकरण 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या किया, बराबर कर दिया, फाई काट दिया, 2EA बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 प्राप्त हुआ। अब 2A से हमने डिवाइड कर दिया, E का वैल्यू निकाल दी, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब इसको समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 1 से Q दिख रहा था, Q का मान समीकरण 4 में रखा, रखने के बाद से A से ये काट दिया। अब E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 हमें प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम कह दिए अनंत विस्तार के या आवेशित अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।